तो पिछली बार हमने थोड़ा सा जो बैलेंस तुला होता है उसके बारे में देखा, वेट्स को मेजर कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स कैसे होते हैं, वो माप के बारे में हमने देखा। आज भी कंटिन्यू, जैसे तभी हमने वस्तुओं का वजन कैसे नापा जाए और उनका और किसी लिक्विड का जो द्रव्य है उसको कैसे मापा जाए, वो हमने खुद देखा था। आज हम स्पेस और टाइम की बात करेंगे, मतलब समय कैसे नापा जाए और लेंथ कैसे नापा जाए, है ना, उन दोनों की बात करेंगे। तो हम शुरू करेंगे 20वें अध्याय से, 20th अध्याय, पेज नंबर 179। 179 का नीचे वाला जो भाग है वहां से हम शुरू करेंगे। तो जिसका नाम ही है 20वें अध्याय का देश तथा काल का मान। बेसिकली देश काल, देश मतलब स्पेस, जगह का माप, और काल समय का माप। तो पहला श्लोक है, पहला वाक्य है, मानाध्यक्षो देश काल मानम विद्यात्। जो देश काल का जो स्टैंडर्ड्स ये रखते हैं, पता करते हैं, मापते हैं, ये सब उनको मानाध्यक्ष कहा गया है। पौताध्यक्ष हमने देखा, जब बैलेंसेस वगैरह देखते हैं, तुला का, ये मापों का, वेट्स का जो देखते हैं, उसको पौताध्यक्ष कहा गया था। पौतावध्यक्ष, और इनका है मानाध्यक्ष, मान मापना, ठीक है। तो फिर अभी वो स्पेस, देश मतलब लेंथ, स्पेस की बात करें, उसके लिए शुरू होता है, अष्टौ परमाणवो रथ चक्र विप्रुट तथा अष्टौ लिक्षा ता अष्टौ युका मध्य तौ अष्टौ यव मध्य अष्टौ यव मध्य अंगुलम मध्यमस्थ पुरुषस्य मध्यमाया अंगुल्या मध्य प्रकर्षो वा अंगुलम। तो हम पीछे जाते हैं। तो अंगुलम, उंगली माप, ठीक है, दैट इज योर बेसिक, आपका जो मापने का ये है, उसमें अंगुलम इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अंगुलम कैसे मापा जाए, तो जो लास्ट लाइन है वो कहती है मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमा अंगुल्या, मध्यमा ये है, ठीक है। तो ये अंगूठा, तर्जनी, संस्कृत में जो नाम है उंगलियों के है, अंगूठा, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। सुनाई दे रहा है क्या सबको? सबको सुनाई दे रहा है? ओके, तो मैं वापस कहती हूँ, 5 उंगलियों को जो संस्कृत के नाम है वो है अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ठीक है। तो इसमें से मध्यम उंगली का माप, मध्यम उंगली का माप स्टैंडर्ड क्या, मध्यमस्य पुरुषस्य, जो एवरेज हाइटेड पुरुष है उसके मध्यम उंगली को मध्यम स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसको छोटा करते गए कि अंगुष्ठ मध्यमस्य, इसका बीच का भाग, मध्यमा उंगलियां मध्य, तो इसका जो बीच का भाग है वो कितना होगा, अष्ट यव, यव मतलब बाजरा या जवार जो हम कहते हैं ना, तो बाजरा या जवार जो है उसके 8 कण वो इतने होते हैं, ठीक है। तो एक कण विल बी 1/8 ऑफ दिस उंगली, ऑफ द मध्यम ऑफ द उंगली। वो यव जो है उसको, जो जव, बेसिकली जो जव है, बाजरा है, उसको जवार है, उसको और टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, ता अष्टौ युका मध्य, वो जव का जो मध्य का भाग है उसका 8 युका मतलब वो हमारे बाल में हो जाता है ना, जो लाइस जिसे कहते हैं, कि बालों में बहुत जिसके कारण ही होता है, तो वो जब 8 बनते हैं तो वो जव के दाने के मध्य जितना होता है, ठीक है। और एक जो लाइस है, दैट इज, उसका कितना लेंथ है, 8 छोटे जो बच्चे होते हैं, वो लाइस के जो लाउस के बच्चे होते हैं, नित जिसे कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं लिक्षा। तो 8 लिक्षा बना मिलकर एक लाउस जितना होता है, जिससे वो बाल में वो हमारी खुजली होती है ना, वो, ठीक है। वो युका जब 8 मिलते हैं तो यव मध्य,
बाजरा के दाने के बीच जितना उसका होता है, अष्टवयव 8 बाजरा के दाने जब लो तो वो उंगली जितना होता है, उनका मध्य लो के वो उंगली के मध्य जितना होता है, ठीक है। और उंगली का मध्य कैसे लेना है, सॉरी इस उंगली का नहीं, इस उंगली का मध्यमस्य पुरुष, एवरेज हाइटेड पुरुष का हाथ के बीच के उंगली का जो माप है, दैट इज द स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर योर मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे वो इसको और करते हैं कि चतुर उंगलियों धनुर्ग्रह, धनु जो आपका धनुष्य है उसको पकड़ने का, बीच का जो पकड़ने का है वो कितना होना चाहिए, चतुर उंगली, 4 उंगलियां का माप उसका होना चाहिए। और वो बढ़ते 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 जाता है, कहाँ तक, वो बहुत कुछ बढ़ते जाता है जब तक वो कहते हैं चतुष पंचाशत उंगलः कूप्य वन हस्तः। कूपी जो वेल होती है ना, जो कुआं होता है, तो कुआं का आपको मापना है या लकड़ी मापनी है, उसके लिए जो आपका मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कितना होगा, चतुष्पंच उंगली। तो ये उंगली 54 टाइम्स, 54 into this, that will be your minimum माप, और उस वो आपका मिनिमम माप होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वेल और उसको देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, नाउ वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, द थिंग इज जस्ट टू सी कि किस लॉजिक से लेंथ को मापा जाता था। तो वो बेसिकली इसको लेकर उसका भी छोटा छोटा छोटा, सो यू गो टिल द एक्सटेंट ऑफ छोटा 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 कितना होता जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको लिक्षा तक बताया, बट लिक्षा को भी छोटा करके, तो 8 लिक्षास, बेसिकली 8 लिक्षास मेक अ युका, बट अष्ट परमाणु, तो सबसे पहले जो है अष्ट परमाणु रथ चक्र विकुट, हम परमाणु की बात करते हैं, एटम्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि रथ चक्र विपुट, रथ चक्र विपुट मतलब रथ का जब पहिया चलता है, तो रथ का जब पहिया चलता है तो उससे एक रेत का दाना, ठीक है, उसका एक रेत का दाना, वो रेत के दाने जब इकट्ठे होते हैं, 8 रेत के दाने, तो वो छोटा सा जो निट है, वो लाउस का जो बच्चा है उसके जितना 8 वो रेत के दाने वो बनाते हैं। पर वो जो रेत का दाना है उससे भी छोटा माप के बारे में बताया गया है, जिसको एटम कहा गया है। तो अष्टव परमाणु बिकम्स 1 रेत का दाना। तो वो रेत के दाने को अगर आप 8 भाग में बांटते हो और वो जो छोटू सा छोटा है उसे परमाणु कहा गया, दैट इज द एटम व्हिच इज अंडरस्टूड इन द अर्थशास्त्र। तो मतलब इतने छोटे से उस कण का 8 भाग, उतना छोटा से लेके आगे जितना तक जाता है। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि उतने छोटे परमाणु से लेके वो बढ़ते जाता है एंड इट गोज अप टू 54 उंगली, 54 बीच की उंगली आपको वेल का माप लेने के लिए या जंगल की लकड़ी का माप लेने के लिए, ठीक है। फिर बेसिकली और वो जो माप है ना, वो लकड़ी और इसका लेने के लिए हस्त माप है। हस्त माप किस तरीके से, 54 उंगली मेक दैट हस्त माप, ठीक है, बिकॉज सबके लेंथ हाथ की तो अलग अलग होंगे। तो हाउ डू यू एंश्योर, तो वो मीडियम पुरुष, एवरेज हाइटेड पुरुष की बीच वाली जो उंगली है उसका एवरेज रेफरेंस लेके 54 टाइम्स दैट is the measurement of what they see, 1 hasta, and that hasta is the minimum ये for measuring your कुआ as well as लकड़ी। फिर उसको और बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि लकड़ी वो सब तो ठीक है, आपको अगर स्पेस मापना हो, जगह मापनी हो, तो उसको इसके लिए तो आपको और भी चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं पढ़ती, बट बेसिकली वो कह जाते हैं, हमने योजन का नाम सुना है ना, हमने रामायण में भी देखा था कि 100 योजन दूर लंका जो है, वो जो भारतवर्ष का सदर्न पॉइंट है, दक्षिण पॉइंट से लंका जो है वो समुद्र में 100 योजन दूर, ये हमने देखा, ठीक है। तो 100 योजन जो है, एक योजन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में इज अबाउट 8 to 10 किलोमीटर, ठीक है। तो एक योजन एक योजन इज 8 से 10 किलोमीटर, पर वो योजन कितना है, तो योजन के लिए वो कहते हैं चतुः गोरुतः योजनम,
तो मतलब योजन इज द डिस्टेंस ऑफ मेजरिंग योर, इज द मेजर ऑफ अ डिस्टेंस। और एक योजन में 4 गोरूद ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर वो एक गोरूद कैसा होता है वो भी सारा उन्होंने दिया है, वी डिड नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट बेसिकली इस तरीके से बढ़ते 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 राइट फ्रॉम परमाणु इट गोज टू योजन, और एक योजन इज 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है, जस्ट सो दैट रेफरेंस आपको मिले। ओके, तो ये जो है इससे स्पेस का माप हो गया। अब काल का माप, ठीक है। तो द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस इज योजन एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटे से छोटा परमाणु और लंबे से लंबा यूनिट, जो बड़े से बड़ा यूनिट है, लंबे से लंबा जो बड़े से बड़ा यूनिट है वो है योजन। एक योजन 8 से 10 किलोमीटर। अब आगे चल के पेज नंबर 181 पर श्लोक नंबर 29 श्लोक जो है, काल मानम अत। अभी काल की बात होगी, काल मतलब समय, तो समय के मेजरमेंट की बात होगी। समय के मेजरमेंट के लिए वो क्या कहते हैं, तूटो लवो, तूटः लवः निमेषः, काष्ठा कला नलिका मुहूर्त पूर्व अपर भागो दिवसो रात्रि पक्षो मास उत्तरायण संवत्सर युगम इति कालाः। ये काल के यूनिट्स है। काल के यूनिट्स कहाँ से शुरू होते हैं, टूट से शुरू होते हैं, आगे बढ़ते दैट गोज टू युग। युग हम जानते हैं, है ना। तो संवत्सर इज 1 ईयर, एक वर्ष को संवत्सर कहा जाएगा, और मल्टीपल संवत्सर बढ़ के फिर एक युग हो जाएगा। तो छोटे से छोटा टूट, बड़े से बड़ा युग, एक युग, वो टाइम के मेजरमेंट से, यूनिट्स ऑफ टाइम। अब जस्ट टू गेट अ कॉन्टेक्स्ट, टूटो लवो निमेष, इसमें निमेष क्या है वो हम समझते हैं, तो बाकी विल फॉलो इन प्लेस। निमेष मतलब हम एक बार पलक करें, खोल बंद, आंखों को खोल बंद करने का जो होता है दैट इज निमेष, ठीक है। तो जितना टाइम आंख को खोल बंद करने में जो इनवॉलंटरी होता है, मैं बंद करूं खोलूं, एक्टिवली नहीं, वॉलंटरीली नहीं, इनवॉलंटरीली जब जो हमारी आंखें नॉर्मल सेंस में जब आंखें खोल बंद होती है उसको निमेष कहा जाता है। सो दैट इज द मेजर। वो कैसे अब डिवाइड होता है वो आप देखो, निमेष चतुर्भाग टूट। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटे में छोटा समय का जो मेजरमेंट है वो है टूट। वो ये निमेष, ये दिस इज लेस देन अ सेकंड, उसका 1/4 भाग, दैट इज टूट। द्वौ टूटो लव, लव जो है वो 2 टूट मिलके होता है, मतलब ये निमेष का आधा इज लव, ठीक है। छोटे से छोटा टूटा विच इज निमेष पलक भरने का 1/4, लव इज पलक भरने का हाफ, और फिर निमेष का काष्ठा, तो काष्ठा इज पंच निमेष काष्ठा। मैं 5 बार आंखें खोल बंद करूं तो वो जो है वो एक काष्ठ का समय हो जाएगा। फिर वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, काल नलिका मुहूर्त पूर्वम अपर भाग। एक मुहूर्त जो है, मुहूर्त को आप कैसे समझेंगे आप देखना, दिन में दिन रात मिला के 15 मुहूर्त होते हैं, ठीक है। दिन मिला के जो 12 घंटे का है ना उसमें 15 मुहूर्त, और रात के जो 12 है उसमें 15 मुहूर्त। तो दैट मुहूर्त का जो सेंस आपको आए कि एक मुहूर्त कितना होता है, ठीक है। और उससे दिन रात, एक दिन इस 15 मुहूर्त, एक रात इस 15 मुहूर्त, फिर 15 दिन रात इज एक पक्ष। एक पक्ष मतलब फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कैसे गिनते हैं हम, कि शुक्ल पक्ष हो या कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जब अमावस्या से पूनम की ओर जब चंद्रमा बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, दैट इज शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब गोरा, मतलब सफेद, मतलब उजाला, उजाला बढ़ता जाता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या, जब चंद्र के जो ये है वो छोटे होते जाते हैं, चंद्र की कलाएं छोटी होती जाती है, तो उजाले से अंधकार की ओर, इसलिए कृष्ण पक्ष जिसे कहा जाता है। अब 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष मिलके बनते हैं एक मास, एक महीना बनता है। फिर मास से उत्तरायण वो कहते हैं, मतलब
1 hour 30 minutes, एक्चुअली 45 minutes होगा, है ना, क्योंकि 15 मुहूर्त इज 12 घंटे रफली. तो अच्छा, बट हाँ राइट, सो इट बी लाइक 45 minutes का एक मुहूर्त विच गोज ऑन टू ये. फिर 6 मास विल बी उत्तरायण. 6 months एक्चुअली ऋतु, इसके बाद आता है ऋतु. ऋतु में 2 मास, हर 2 months will make 1 ऋतु which is season. 6 months will make उत्तरायण. 2 उत्तरायण, 2 उत्तरायण, एक 2 उत्तरायण नहीं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन will make एक संवत्सर a year, and then multiple years will make a युग. सहस्त्र संवत्सर will make a युग. ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है. अब इसको कैसे आप, अच्छा इसके बीच में भी वो नलिका वलिका बहुत कुछ है, तो वो भी मैं नहीं देख रही, पर हम ये जानते हैं कि ये वेदांग ज्योतिष है या ये सब है, ये तो बहुत पुराने है ना. तो हमारे में समय की समझ कितनी कितनी अधिक थी, ये हमको इससे भी जानने मिलता है. जैसे आई गो टू श्लोक नंबर 38, ठीक है, 181 पेज पे. पंचदश मुहूर्तो दिवसो रात्रिश्च चैत्रे मास्याः अश्वयुजे च मासी भवतः ततः परम त्रिभिः मुहूर्तैः अन्यतरः क्षणमासः वर्धते ह्रसते इति. वो कह रहे हैं 15 मुहूर्त, ये मैंने भी कहा 15 मुहूर्त का दिन, 15 मुहूर्त की रात. पर 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात कब होगा? व्हेन, जो हम कहते हैं ना कि दिन और रात एक जितने हो, वो कब होता है? एनीबॉडी कैन टेल मी? दिन और रात एक जितने हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स. करेक्ट, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं कि दिन और रात का जो लेंथ है वो एक जितना हो. अगर वो इक्वल है तभी 15-15 मुहूर्त होगा. वो कब होता है? वो कहते हैं चैत्र महीने में और अश्विन महीने. अच्छा, चैत्र वो रफली आता है मार्च. करेक्ट. और इक्विनॉक्स का कौन सा डेट है? सितंबर में एक जो अश्विन के साथ मैच होता है, और एक मार्च में आता है ना, 21st मार्च या 23rd मार्च, कौन सा है? Between 21st and 23rd आता है usually, even for March. 23rd September is the autumnal equinox. क्योंकि उन्होंने कहा चैत्र में और अश्विन में 2 महीने, अश्वायुज मतलब अश्विन महीना, है ना. तो 2 इक्विनॉक्स आते हैं. एक है स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स, जो स्प्रिंग टाइम पे आता है, जो चैत्र में होगा. दूसरा है वो है सितंबर में होगा. ठीक है, अश्विन रफली, विच इज द सितंबर वाला इक्विनॉक्स, ये चैत्र वाला इक्विनॉक्स. अच्छा, इसके बीच क्या होगा? इसके बीच वो कहते हैं कि दिन जो है ना, दिन एक एक मुहूर्त से बढ़ता जाएगा और रात एक एक मुहूर्त से कम होती जाएगी 3 तक. मतलब हर महीने दिन जो है वो एक मुहूर्त से बढ़ेगा. तो मार्च टू अप्रैल जो है उसमें एक मुहूर्त बढ़ जाएगा. तो दिन विल बी 16 मुहूर्त और रात विल बी 14 मुहूर्त, ऐसे करके. फिर वापस 3 महीने बाद वो बढ़ेगा, एंड देन अगेन देयर विल बी एन इक्विनॉक्स. फिर अगेन उसका उल्टा होगा, गिवन क्या टाइम है ना. इफ इट इज विंटर टाइम, इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स विंटर, तो रात छोटी रात बढ़ती जाएगी और दिन छोटे होता जाएगा. फिर विंटर से कमिंग टुवर्ड्स स्प्रिंग, दिन रात जो बड़ी है वो कम होती जाएगी, दिन बढ़ता जाएगा. तो अगेन देयर विल बी एन इक्विनॉक्स, है ना. तो पहले 3 महीने बढ़ेंगे, नेक्स्ट 3 महीने कम होंगे, जो बड़ा है वो कम होते जाएगा. मतलब स्प्रिंग टू जून, है ना, जब गर्मी बढ़ती जाती है तो क्या होगा? आपके दिन बड़े होते जाते हैं. दिन बड़े होते जाते हैं 3 महीने तक. सो यू रीच अ पॉइंट जब दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी. वो कौन सा टाइम है? सॉलिस्टाइज. एग्जैक्टली, जय कह, करेक्ट, जय कह रहा है सॉलिस्टाइज, एग्जैक्टली, व्हिच इज June 21, है ना. जब दिन सबसे बड़ा और रात छोटी. वैसा ही उल्टा होता है, रात बड़ी और दिन छोटा. वो कब होता है? दिसंबर में.
है ना। तो आप देख रहे हो मार्च चैत्र में इक्विनॉक्स, फिर दिन बढ़ते जाता है, दिन बढ़ते जाता है। तो जब सबसे बड़ा दिन है जून में, तब क्या होता है 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात, ठीक है। फिर वापस वो कम 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 होते जाता है सितंबर तक, अश्विन तक, मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तब तक वो बढ़ता है। फिर ज्येष्ठ कौन सा होता है, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, फिर वो कम होते जाता है, फिर वो वापस बढ़ते जाता है। तो दिन कम होते जाते हैं, फिर वापस हो। तो यू सॉ हाउ दिस इज हैपनिंग। ये अभी भी वी अंडरस्टैंड दिस नाउ, बट ये समझ 2000 3000 5000 साल पहले, एक्चुअली अर्थशास्त्र तो 2500 साल पहले का है, वेदांग ज्योतिष वगैरह वो तो बहुत ही पुराने हैं। तो ये जो समय का साइकिल है, ये तो हमको बहुत टाइम से पता है, एंड विच वी सी हियर एज वेल। दिस इज एग्जैक्टली इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस की जो बात है वो बता रहे चाणक्य यहाँ पे। फिर आगे वो कहते हैं, फिर आगे उन्होंने कहा है कि अच्छा किस तरीके से समय जो है उसको हम देख सकते हैं छाया के हिसाब से, कि छाया कितनी लंबी है, दिन के किस टाइम पे कितनी छाया है, उससे दिन का कौन सा कितना टाइम है वो हम पता कर सकते हैं। उसके कुछ कुछ डिटेल्स है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स इनटू दैट। फिर वो सब करेंगे। फिर वो कहते हैं आषाढ़ के टाइम पे, विच इज अराउंड दिस टाइम, जून टाइम, ठीक है। अच्छा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, है ना। तो आषाढ़ का जो टाइम है, जो अभी का टाइम, जून एंड जुलाई, जब दिन सबसे बड़ा रात छोटी, वो जो टाइम है, उस समय क्या होता है, सूर्य जो है वो सबसे ऐसी जगह होता है कि धूप 12 बजे की जो नून की जो धूप है वो हमारे सर के एकदम ऊपर होती है, ठीक है। सर के एकदम ऊपर होती है जब धूप, तो आपकी जो छाया है वो दिखाई नहीं देती, है ना। देयर इज नो शैडो व्हेन द सन इज ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। जब आगे पीछे थोड़ा होगा तभी शैडो दिखाई देगी। तो कहते हैं कि आषाढ़ के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे बिल्कुल छाया नहीं दिखाई देती। और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे वो बढ़ते जाती है या कम होती जाती है अकॉर्डिंग टू डे नाइट सीजन वगैरह, ठीक है। तो उसकी डिटेल पे मैं नहीं जा रही। फिर वो वही कहते हैं कि पंचादश अहोरात्र पक्षः, मतलब 15 अहोरात्र, दिन रात, इज एक पक्ष, इज अ फोर्टनाइट, जो हमने अभी डिस्कस किया, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। फिर 30 अहोरात्र प्रकर्म मास, एक कार्य मास, कार्य मास मतलब जहां पर वो सारा अपना वेतन चुकाना, मंथ, द यूजुअल मंथ विच वी सी कि वन वर्क मंथ, उसको प्रकर्म मास कहते हैं, और वो 30 दिन का गिना है। पर उसके साथ साथ वो कैसे कहते हैं सार्ध सौर्य। अच्छा, ये भी देखिए, ये तब की बात है, दिस इज ट्रू इवन टुडे, वी नो इट नाउ, ठीक है। बाकी सिविलाइजेशंस को इतना पता नहीं था। सौर्य मास, सूरज, अ सोलार मंथ, he says is सार्ध, आधा दिन ज्यादा of the प्रकर्म, 30.5। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है? हाँ, वो थोड़ा सा ना, ये अभी बारिश हो गई है, ये थोड़ी सी परेशानी आती है। लेट मी नो व्हेनेवर यू हियर मी। अब आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, पिक्चर फ्रोजन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं बोलूं अभी? ठीक है, कूल। तो मैं आई विल कंटिन्यू। तो सार्ध सौर्य मतलब 30.5 इज अ सौर्य का टाइम, और अर्ध न्यून चंद्रमा मास,
चंद्र का जो मास है, एक लूनार मंथ इज 29.5, लूनार मंथ 29.5, सौर्य मंथ 30.5, ठीक है। और 30.5, 29.5 ये सूर्य, और सप्तविंशति नक्षत्र मास है। नक्षत्रों का जो मास है कि एक नक्षत्र में 27 नक्षत्र है ना, तो हर एक नक्षत्र में जब सूर्य या चंद्र है, तो अगर नक्षत्रों का मास देखा जाए तो 27 डेज का वो होता है कि हर एक नक्षत्र में एक दिन, उस तरीके से। और ठीक है, और अलग अलग, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने मेजरमेंट, टाइम को किस तरीके से, टाइम की गणना, समय की गणना, काल की गणना कैसे की जाए वो भी बताया है। फिर आगे वो ऋतु की बात करते हैं, द्वौ मासौ ऋतु, जो ऋतु है वो दो मास की, हमारे 6 ऋतु है ना। कहाँ से शुरू करते हैं वो, श्रावण, प्रौष्ठपद, प्रौष्ठपद मतलब भाद्रपद, श्रावण और भाद्रपद वर्षा का टाइम है। आश्वायुज मतलब अश्विन, कार्तिक, शरद का टाइम है, शरद मतलब जिसे हम ऑटम कहते हैं, पतझड़ का जो टाइम है। फिर मार्गशीर्ष, पौष, हेमंत, हेमंत इज प्री विंटर। माघ, फाल्गुन, शिशिर, माघ और फाल्गुन जो है वो विंटर का टाइम है। फिर चैत्र, वैशाख, वसंत, चैत्र और वैशाख जो है वो स्प्रिंग टाइम है और वसंत का टाइम है। ज्येष्ठ, मूल्य, आषाढ़ मतलब ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म, गर्मी का समय है। तो इस तरीके से 6 है। फिर शिशिराद, शिशिराद, उत्तरायण, शिशिर से, शिशिर कौन से महीने में उन्होंने हमको बताया, माघ, फाल्गुन है ना। तो माघ, माघ का समय जो अराउंड जनवरी फरवरी, आज के कॉन्टेक्स्ट में जनवरी फरवरी में आता है। पौष है वो दिसंबर जैन के आसपास आता है। तो जनवरी फरवरी से वो कहते हैं उत्तरायण शुरू होता है, जो 6 महीने का है, 6 मास का। और फिर 6 मास के बाद दक्षिणायन शुरू होता है। वर्षादि दक्षिणायन, जब वर्षा का समय आता है विच इज श्रावण भाद्रपद, तब से दक्षिणायन होना शुरू होता है ना। तो उत्तरायण के लिए ऐसी मान्यता है कि जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हो, उत्तर पथ पर जब सूर्य हो, ऐसी मान्यता है कि उस समय अगर मृत्यु होती है तो मोक्ष प्राप्ति का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए भीष्म जो है वो ये शैया पर तो आ गए थे है ना। जनरली कहते हैं कि कार्तिक के आसपास का समय था जब युद्ध हुआ, तो वो शैया पर तो आ चुके थे, बाणों की शैया पर उन्होंने अपने आप को, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने मृत्यु की इच्छा उस समय इसलिए नहीं की क्योंकि दक्षिणायन चल रहा था, तो वो रुके कुछ दिन। युद्ध खत्म होने के भी 50-60 कुछ तो दिन है, मोर देन 58 days ही वेट्स। उसी टाइम पे जब वो है, उसी टाइम पे वो जो शांति पर्व वगैरह वगैरह, जो शांति पर्व, अनुशासन पर्व का जो पार्ट है वो युधिष्ठिर को पढ़ाते हैं। पर उसके बाद वो रुकते हैं उत्तरायण आने तक, और जब उत्तरायण आता है फिर वो अपना जीवन त्यागते हैं। तो ऐसी मान्यता है, ठीक है। सच बुढ़ सच क्या है एग्जैक्टली वो तो नहीं मालूम, बड़ी मान्यता है। और अम्मी जी जिस दिन उनकी, हम लोग जिस दिन वो बनाते हैं तिल का वो नहीं करते अपन, उस दिन उत्तरायण शुरू होता है, और उसी दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। उस दिन या उसके बाद, बेसिकली उसके जल्दी बाद, क्योंकि एक दिन आता है हम लोग वो पर्व मनाते हैं। क्योंकि हमारे पंडित जी ने एक बार बोला हैप्पी दिस, फिर कहते हैं वैसे हैप्पी काय का, उस दिन तो भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। देखा तो आपने हैप्पी क्यों बोला, दैट इज द अमेरिकन वे। नहीं, वो शुभ अवसर है, वो शुभ अवसर माना जाता है। हाँ, कैसे वो उस टाइम पे फिर शादी वादियां का भी समय वहां तब से शुरू खुल जाता है। तो मकर संक्रांति, बेसिकली सूर्य जब मकर राशि से मिथुन राशि की ओर जाए उसको उत्तरायण कहते हैं। और वो मकर संक्रांति इसलिए क्योंकि सूर्य तब मकर राशि में है, मकर राशि में उनका प्रवेश हुआ है, और फिर वो वहां से घूमते घूमते मिथुन राशि में जाने वाले होते हैं। And sun crosses the Tropic of Capricorn to come towards the north. तभी उत्तरायण शुरू होता है ना। Capricorn is मकर, तो सही। ओके, फिर शिशिर, अवर्षरा, दक्षिणायन, द्वयन संवत्सर, 2 उत्तरायण दक्षिणायन से संवत्सर 1 वर्ष बनता है। और
पंच संवत्सरो युग, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 वर्ष का युग। हमारी समझ में युग और भी बड़ा होता है, बट इसमें कह रहे हैं कि 5 वर्षों का युग कहा जाता है। बट खैर, लेट्स टेक इट ऑन फेस वैल्यू फॉर। युग का कैलकुलेशन बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, तो बट इट्स ओके। अच्छा, फिर वो आगे कहते हैं दिवसस्य हरति एकम षष्टि भागम ऋतौ ततः करोति एकम अह छेदम तथा एकम च चंद्रमा। वो कहते हैं कि एक प्रत्येक दिन में सूरज 1/68 पार्ट ऑफ द डे हर लेते हैं। नाउ हर लेते हैं कैन बी इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। इसी तरीके से 2 महीनों में एक ऋतु में एक दिन बढ़ जाता है। व्हाट डज दैट मीन? हमने देखा एक सौर्य मास जो है दैट इज 30.5 डेज। 30.5 डेज कैसे? धरती को सूर्य के आसपास घूमने में हम 365 डेज गिनते हैं। 365 डेज इज अबाउट 30 पॉइंट समथिंग एवरी मंथ, राइट? अगर हम 12 से उसे डिवाइड करेंगे तो दैट इज अ सोलर मंथ। लूनार मंथ वो कहता है जैसे चंद्र भी है वो भी छेद करता है। चंद्र कैसे छेद करता है? वो 29.5, ठीक है। तो लूनार मंथ और सोलर मंथ को अगर तो मतलब अगर एक वर्ष में देखें तो जो लूनार मंथ है वो 11 दिन पीछे हो गया, 6 दिन और 6 दिन 12 दिन पीछे हो गया, है ना। लूनार और सोलर मंथ में 12 दिन का फर्क हो गया, क्योंकि हर सीजन एवरी 2 मंथ्स सूर्य का एक दिन बढ़ गया, चंद्र का एक दिन कम हो गया। तो उन दोनों के बीच 6 दिन बढ़ गए, 6 दिन कम हो गए। डिस्टेंस बिटवीन अ सोलर एंड लूनार ईयर बिकम्स ऑलमोस्ट 12 डेज एवरी मंथ। उसका मतलब 2.5 साल में वो एक 30 दिन का फर्क बन जाता है लूनार और सोलर मंथ में, चंद्रमास और सौर्य मास में। इसीलिए अधिक महीने का कॉन्सेप्ट है हमारे में, टू कवर फॉर दैट गैप और वापस उनको अलाइन करने में। तो हर 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष एंड सम मंथ्स में अधिक मास जो आता है, जो अधिक मास जो हम बहुत ही शुभ मानते हैं, है ना, हर 2.5 वर्ष में अधिक मास आता है। और अधिक मास का कॉन्सेप्ट ये है जो एक्चुअली चाणक्य भी बता रहे हैं कि सोलर और लूनार मंथ को एडजस्ट करने के लिए एवरी 2.5 मंथ्स यू हैव एन अधिक मास। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, एवं अर्ध तृतीय 2.5 तृतीया नाम अब्दाना अब्द वर्ष अधिक मासकम। हर अधिक मास आता है 2.5 साल की, टू अरेंज फॉर दैट सोलर एंड लूनार। तो ये सारी टाइम की गणना, ठीक है। अब इसके आगे कस्टम ड्यूटीज पर है, पर वहां मैं जाऊं उसके पहले किसी कुछ कहना बिफोर आई स्टार्ट दैट टॉपिक। ये मैंने गीता के समय भी करा था और रामायण के समय भी करा था। हमें हमारा जन्मदिन वगैरह जो है वो अपनी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो होता ही है, ठीक है, वो सबको मालूम होता है। पर क्या हमें हमारी तिथि के हिसाब से हमारा जन्मदिन पता है? तिथि के हिसाब से कौन सा महीना, तिथि के हिसाब से कौन सी सॉरी हमारे कैलेंडर के हिसाब से, हमारे पंचांग के हिसाब से कौन सा महीना, पंचांग के हिसाब से कौन सी तिथि और कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, ये भी हमको पता होना ही चाहिए, हमारे बारे में भी और हमारे परिवार के बारे में भी, ठीक है। जैसे मेरा है पौष शुक्ल पक्ष षष्ठी, ठीक है। तो मैं चाहती हूं कि आप सब भी अगले क्लास तक अपनी अपनी जन्म की तिथि तो एटलीस्ट पता करें, ठीक है। अच्छा, अब महीने में थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि महीने में कैसा होता है कि किसी किसी पंचांग, जैसे गुजराती पंचांग है, उसको हम अमास के अंत होते ही एक महीना गिनते हैं। किसी किसी पंचांग जो मानते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो पूर्णिमा अंत से महीना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके कारण कई बार शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में ओवरलैप हो जाता है, और एक कैलेंडर में आप देखो तो आपको आएगा आषाढ़ कृष्ण पक्ष
और किस इसमें आएगा, श्रावण कृष्ण पक्ष, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज ओके। तो आपको 3 चीजें देखनी है, कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा पक्ष, और आप कौन से कैलेंडर में देख रहे हैं, अमासांत या पूर्णिमांत, और हर एक पंचांग में ये दिया होता है, ठीक है। तो अच्छा, जय कह रहे हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी, ओ कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, ओके, अरे वाह, मतलब दिवाली के आसपास है ना, नवंबर टाइम, आई एम गेसिंग अक्टूबर नवंबर टाइम, गोपाष्टमी, अच्छा। तो इतना सबको पता होना चाहिए, एंड ये हम क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, पर आप जैसे देखो पढ़ो, वो अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल दीजिए कि आपकी जन्म तिथि, जन्म महीना, पक्ष कौन सा है, और आपको ये याद रखना है, और पंचांग देखकर उस दिन भी आपका जन्मदिन मनाना। इनफैक्ट एक जनरेशन पहले तक, मतलब अगर मेरे दादा दादी नाना नानी से मैं बात करूं, तो उनको तो यही पता होता था कि कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा पक्ष। तो वो कहेंगे कि हाँ धनतेरस ना दिवस है, वो कहेंगे मारा। तो मेरे जो नाना नानी है, एक का धनतेरस और एक का काली चौदस, उन दिनों पे मेरे नाना नानी का ऐसे था, वर्ष उनको नहीं पता था, बट धनतेरस और काली चौदस ना जन्म दिवस उतना उनको पता था। तो जब हमको इनफैक्ट हमारी तिथियां पता चलेंगी, तो हमारे जो उत्सव है, उत्सव भी सारे जो है वो तिथियों के हिसाब से होते हैं, है ना। जैसे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भाद्रपद या श्रावण की कृष्ण पक्ष अष्टमी, बिकॉज ऐसे ओवरलैप है ना, जो भी आप देखो, तो जन्माष्टमी तभी होती है। राम नवमी इस चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। तो उस तरीके से जब हम देखेंगे, तो हमारे जो उत्सव है दे विल ऑल्सो बिकम मोर, हम ज्यादा समझ पाएंगे और हमको क्लैरिटी ज्यादा आती जाएगी। तो कैन आई एक्सपेक्ट सब लोग देखकर, आज कितने लोग हैं, हाँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं आज, अपनी जन्म तिथि और वो आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे सबके सब। आई जस्ट वांट अ थम्स अप, और बाकियों को भी करने को बोलना, कम ऑन, ये क्या। हाँ ऋषि कुमार, जया जी, जया आंटी, आप भी करेंगी ना, आभा जी, हाँ ना, समथिंग, कम ऑन। आर्यन जी, जय ने तो बता दिया, बट जय व्हाट्सएप पर ना की दीजिए, सो दैट अदर्स आर इंस्पायर्ड। पूनम जी ये कहते हैं कि अच्छा, माय सन इज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय, सरस, नाइस, कूल। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग शुरू करो, फिर और लोग भी डालते जाएंगे। आई थिंक इतना तो अपने को पता होना चाहिए टू स्टार्ट आवर डीकोलोनाइजेशन जर्नी, राइट। कि सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों, जबकि हमारा कैलेंडर और साइंटिफिक भी है, जो पंचांग जो है, सोलार लूनार एडजस्टमेंट सब कुछ उसमें आ जाता है, एंड इट गोज बैक सेंचुरीज, राइट। वी आर कनेक्टेड टू आवर एंसेस्टर्स। जब हम एटलीस्ट इतना तो जानना शुरू करें अपने बारे में। ओके, ठीक है। अच्छा, पूनम जी कह रही है माय वेडिंग वाज विजयादशमी, बहुत अच्छे दशहरा के दिन। तो इसी तरीके से याद रखते थे, उत्सव के दिनों के हिसाब से याद रखते थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 21वां अध्याय। हाँ नाइस आभा जी, अच्छा दिस इज, ये तो बहुत सही है कि आपका और आपके बेटी का एक ही दिन जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, बड़ा तिथियां अलग होंगी। तो आप देखकर दोनों का आप बताइएगा, आभा जी दोनों का डालिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 21वां अध्याय शुक्लाध्यक्ष। अच्छा, शुक्ला नहीं, सॉरी, मैं शुक्ल में शुक्ल ही बोले जा रही हूँ। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, शुल्क इज बेसिकली ड्यूटी, कर, ड्यूटी आप टैक्स ये कह सकते हो, बट इस कॉन्टेक्स्ट में द वन हु कलेक्ट्स ड्यूटीज, ड्यूटीज इन द सेंस जो माल आ रहा है देश के अंदर और देश के अंदर से जा रहा है, ठीक है। बेसिकली आज जिसको हम कस्टम्स कहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी जैसे कहते हैं, उसको शुल्क कहा गया है, और उसका जो इंचार्ज है उसको शुल्क अध्यक्ष ऐसे कहा गया है। तो शुल्काध्यक्ष वहां से आता है। अब उसके लिए सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो आपका सिटी गेट है
उसके पास ही आप बड़ा सा शुल्काध्यक्ष शुल्कशाला ध्वजम च प्रांग मुखम, उत्तर की तरफ जिसका दरवाजा हो वैसा बड़ा सा भवन आप बनाए, जिसको आप शुल्कशाला, कस्टम्स ऑफिस आप कहोगे, वो जो शुल्काध्यक्ष है वो बनवाए, और वहां पर 4-5 ऑफिसर्स को आप रखें जो माल आ जा रहा है उस पर शुल्क कलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, वो लोग क्या पूछेंगे, तो जब भी कोई व्यापारी है वो आपके ऑफिस, एक तो सबसे पहले दे क्रॉस द सिटी गेट, आपका नगर का जो दरवाजा है वो क्रॉस करके आएंगे। जब वो नगर का दरवाजा क्रॉस करेंगे ना, तब सबसे पहले उनको टोल टैक्स भी देना है। ठीक है, वो इसी चैप्टर में नीचे आता है, तो आई टॉक अबाउट इट, तब मैं बताती हूँ, बट जब मैं थोड़ा सा ऐसे वो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेट करती हूँ। तो ये जो व्यापारी गण है वो आपके द्वार से, नगर का जो द्वार है वहां से अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं तब उनको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो जब टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं कि कौन से वाहन पर आप आए हो, आप बैलगाड़ी में आए हो या रथों पे, अश्व पे आए हो या खच्चर पे आए हो। ठीक है, ये सब देखकर आप कितना सामान लाए हो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ टोल टैक्स देना है। फिर वो जो टोल टैक्स है, जो अंतःपाल, जो वो अंतःपाल मतलब जो दरवाजे का ध्यान रख रहा है, वो ये भी देखेगा आपके पास क्या सामान है, कितना सामान है वगैरह। तो टोल टैक्स कलेक्ट करेगा, आपको स्टैंप देगा। आज भी जब हम इमिग्रेशन, जब हम फ्लाइट्स वगैरह में जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट लेके वो स्टैंप करते हैं। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, वो मुद्रा देते हैं, दे स्टैंप इट कि ये यहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह, और आप फिर अंदर जाओगे। आप जब अंदर जाओगे तो सबसे पहले जो ये शुल्कशाला है, आप शुल्कशाला में जाओगे। शुल्कशाला में वो जो स्टैंपिंग वगैरह हुई है वो देखेंगे, वो चेक करेंगे। चेकिंग वेकिंग करके आपका क्या माल है, क्या सामान है, कौन सी वस्तु है, उस हिसाब से उसका वजन करके वगैरह वगैरह वो आपसे ड्यूटीज कलेक्ट करेंगे। एक बार आपकी ड्यूटी कलेक्ट हो गई कि आप माल बेच सकते हो। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस, अच्छा मतलब आप देखिए तभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तभी भी एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस वाज इन प्लेस, नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव टुडे। स्टैंपिंग, मुद्रा, आज भी तो है ना, आप कहाँ से आए हो, आपका आइडेंटिटी, दैट इज आपके पास सही पेपर्स है कि नहीं, वो सारा चेक होता था। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो वो जो मैंने जैसे कहा कि आपके जो 3-4 ऑफिसर उस शुल्कशाला में बैठे होंगे, और तीसरा वाक्य पेज नंबर 184, वो आपसे पूछेंगे कि जब कोई व्यापारी आए तो उससे पूछना है, क्या पूछना है कि कुतः तयाः कियत् पण्याः च कियत् पण्याः कः अभिज्ञान मुद्रा च कृता इति। आप कौन, कहाँ से आए हैं, कितना सामान लाए हैं, कहाँ की मुद्रा है, मुद्रा दिखाइए वगैरह वगैरह। इस तरीके से वो सारा देखेंगे और सारा नोट करके लेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास मुद्रा नहीं है, अगर स्टैंप नहीं है, ठीक है, तो आपको डबल कुछ तो फाइन है, वो डबल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि आपने जो स्टैंप है, जो मुद्रा है, जो भी आपका पासपोर्ट है और उस पर जो भी स्टैंपिंग कराना है, वो कूट मुद्राणाम ऑफ फॉर्ज्ड, अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ किया है उन्होंने, तो आपको और अष्टगुना टैक्स, दंड अष्टगुना पनिशमेंट देना पड़ेगा। भिन्न मुद्रा, अगर कुछ मिसमैच उनको लग रहा है कि आप कह कुछ रहे हो, है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो दे कैन स्टॉप यू, आपको वो बिठा के रखेंगे, पूछ परछ करेंगे, फिर एक बार वो सॉल्व हो जाए फिर आपको जान देंगे। ठीक है, या अगर आपने राज मुद्रा परिवर्तन, जहां से आप आए हो उसको कुछ और दिखा दिया, स्टैंप में कुछ गलती कर दी, तो आपका जो सारा माल है वो भी सारा हड़प लिया जाएगा और आपको दंड भी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्टैंपिंग एंड मुद्रा। अच्छा, एक बार वो हो गया, फिर क्या, तो श्लोक नंबर 8, ध्वज मूलो उपस्थितस्य प्रमाणम अर्घम च वैदहिकाः पण्यस्य ब्रूहि। ध्वज, क्योंकि जो आपका जो शाला है, आपकी शुल्कशाला, वहां पे वो ध्वज रखा, तो आपने एक बार उसे क्रॉस कर दिया, उसका मतलब आपने आपकी सारी ड्यूटीज वगैरह
भर दी, फिर आप एक जगह जो मार्केट प्लेस है वहां पे आप जाओगे या उसके बाहर जो जगह है वहां पे आप अपनी बिक्री कर सकते हो। तो बिक्री करते समय आप क्या करोगे, क्या चीज है आपकी और अर्घ उसका क्या प्राइस है वो सारा आप बताओगे। और फिर एतत् प्रमाणेन अर्घेण पुण्यमिदं कः कृतेति, तो आप पूछोगे, फिर वो जो व्यापारी है वो अपना सामान रखेगा, प्रस्तुत करेगा लोगों के सामने, बोलेगा ये वस्तुएं हैं, ये अर्घ, ये उसका भाव है, कहाँ कृतेति, कहाँ कृतेति, कौन खरीदेगा इसको, इस तरीके से वो पूछेगा। बेसिकली आज जिसे हम ऑक्शन कहते हैं ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कौन इसे खरीदेगा। त्रिरुद्ध घोषितो अर्थिभ्यो दद्यात्, जो 3 बार, आप 3 बार ये कहोगे और कोई कहेगा कि हाँ मैं खरीदूंगा, इस भाव में मैं खरीदूंगा, इस भाव में मैं खरीदूंगा, ठीक है, तो उसको आप दे दोगे। जैसे आज भी जो नीलाम होता है ना, जैसे ऑक्शन होती है, जैसे दिस इज द प्राइस, बट पहला प्राइस जो है वो बताएगा, वो मूल्य जो है वो बताएगा कि इतने मूल्य पे मैं बेच रहा हूँ, से इतनी ये वस्तु है 1000 रुपए में बेच रहा हूँ, कौन खरीदने को तैयार है, टिक टिक 1, कौन खरीदने को तैयार है, टिक टिक 2, कौन खरीदने को तैयार है, टिक टिक 3। अगर कोई खरीदने को तैयार है इन तीनों पे तो आप दे दोगे। अच्छा, पर अगर श्लोक नंबर 11 एग्जैक्टली आवाजी जैसे ऑक्शन में होता है, ठीक है, फिर क्रेतु संघर्षे मूल्य वृद्ध सशुल्क कोशम गच्छेत्, पर ऐसा हो सकता है कि ऑक्शन में, जैसे एक्चुअल ऑक्शन में जैसे होता है, वो कहेंगे अच्छा 1000 रुपए ये बिक रहा है टिक टिक 1, तो कोई कहेगा नहीं मैं इसके लिए 2000 देने को तैयार हूं, तो वापस वो गणना शुरू होगी। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं मैं इसमें 4000 देने को तैयार हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसका मतलब क्रेतु संघर्ष, क्रेतु मतलब जो खरीदने वाले हैं, खरीदने वालों में अगर कंपटीशन हो जाए तो क्या होगा, तो उसका भाव बढ़ गया, 1000 रुपए की वस्तु थी जिसके लिए ये जो व्यापारी है वो बेचने को तैयार थे, पर क्योंकि संघर्ष कंपटीशन हो गया है खरीदने वालों के बीच, तो उसका भाव बढ़ गया है, भाव बढ़ गया, अब 4000 पे आके वो बिक रहा है। तो इंटरेस्टिंगली पर इसके हिसाब से जो कौटिल्य कह रहे हैं उसके हिसाब से जो 3000 एडिशनल है और उस पे जो भी एडिशनल ड्यूटी होगी 3000 पे, तो सारी ड्यूटी और वो जो एडिशनल 3000 का जो फायदा है वो कहाँ जाएगा, कोशम गच्छेत्, वो राजा का चला जाएगा। कि जो भी व्यापारी को तो जितना मूल्य है जो उसने भाव रखा है उतना ही मिलेगा, द एक्स्ट्रा विल गो टू द किंग। तो जो भी व्यापारी है उसे सही सोच समझकर किसी भी भाव का प्रस्ताव रखना चाहिए, ठीक है। अगर उस पर ज्यादा हो गया, अगर ऐसी वस्तु है जो कदाचित व्यापारी जानता हो कि बहुत लोगों को इसमें रुचि हो सकती है, तो ही हैज टू हैव द प्राइस राइट, अदरवाइज राजा के पास चला जाएगा। अच्छा, अब किस परिस्थिति में व्यापारी जो है वो भाव कम बताएगा, हाँ, तो आभा जी कह रहे हैं कि सही दाम में बेचो, ये कहना है एग्जैक्टली, बट देयर इज अनदर एंगल हियर। आइडियली जो व्यक्ति है ज्यादा डिमांड में होगी, हाँ, तो ज्यादा डिमांड में होगी अगर, तो ही शुड हैव द इंसेंटिव कि उसका भाव वो पहले ही बढ़ा कर रखे ना, ताकि उसे मिले, राजा को ना मिले। बट फिर भी वो जो है वो भाव या तो उतना रखता है या कम रखता है, तो कम रखने का क्या इंसेंटिव हो सकता है टू बिगिन विद। अच्छा, ये आगे आ रहा है, बट आई कैन टेल यू, जैसे आज होता है, जो मूल्य है वस्तु की उसके ऊपर आपको ड्यूटी भरनी है, ठीक है, वस्तु के मूल्य के हिसाब से आपको ड्यूटी भरनी है। तो अगर आप कम मूल्य की वस्तु दिखाओगे तो आपको कम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपने ड्यूटी में बचाया, परंतु अब आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो इट इज पॉसिबल कि आप जानबूझ के कम दिखा रहे हैं ताकि ड्यूटी आपको कम भरनी पड़े, और अगर आपको कंपटीशन में भाव ज्यादा मिल रहा है तो ये तो ड्यूटी आपने कम भरी ऑलरेडी, सो द इंसेंटिव टू शो लेस बिकम्स हायर। अगर ऐसा ना हो कि ऊपर का भाव जो है वो राजा दे दे, पर अगर आप ज्यादा बताते हो, आपको मालूम है इस चीज वस्तु की कंपटीशन है, तो आप 1000 नहीं 2000 बताते हो, ठीक है, तो अगर आप 2000 देते हो तो आपको ड्यूटी भी तो ज्यादा भरनी होगी ना, तो यू भरो दैट ड्यूटी, व्हाई सेव ऑन टैक्स। तो इस बिहेवियर को कदाचित कंट्रोल करने के लिए
ऐसा है कि जो भी आपका भाव है उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो कंपटीशन के कारण, विच मीन्स आपने प्राइस डिस्कवरी अच्छे से नहीं करी है आपकी वस्तु की, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी अच्छे से नहीं करी है, या तो जानबूझकर आपने टैक्स बचाने के लिए किया है, ड्यूटी बचाने के किया है। इन ईदर केस यू डोंट गेट एनीथिंग ऑफ द जो मूल्य वृद्धि आपको नहीं मिलती, मूल्य वृद्धि जो है वो राजा को चली जाती है, ठीक है। ये है कि बेसिकली आपकी प्राइस डिस्कवरी सही से करो, ड्यूटी सही से भरो। अच्छा, परंतु और उसमें उन्होंने नीचे दिया है जो मैं कह रही हूँ ना कि शुल्क भयात मतलब ड्यूटी भरने के भय से पण्य अप्रमाणम मूल्यम व हीनम ब्रुवतः तत् अतिरिक्तम राजा हरे, कि जितना मूल्य है शुल्क कम भरना पड़े, शुल्क के भय से आपने हीन मूल्य बताया और फिर आप ज्यादा में बेच रहे हो, ये कैसे? दिस इज नॉट फेयर, राइट? अगर ऐसा आप करोगे तो आपको दंड भी साथ साथ भरना पड़ेगा। तो जो टैक्स इवेड करने के लिए आप इनकम कम दिखाओ, ये इनकम की बात नहीं हो रही है, ये वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है, बट इट्स द सेम थिंग, ठीक है। उसका मतलब उस समय भी लोग ऐसे करते होंगे। मुझे यही बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि 2500 साल पहले भी जैसे आज हमारी ये कपटी बुद्धि चलती है उल्टी बुद्धि, वो तभी भी ऐसी चलती है लोगों की, हम सब वैसे के वैसे ही आज तक। अच्छा, तो जैसे ऐसे जो ड्यूटी इवेड कर रहा है उसको 8 गुना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उसके अलावा आपने जो सैंपल है, जब आप शुल्काध्यक्ष के उधर से जा रहे हो तो आपने कम वैल्यू की वस्तु दिखाई है, सैंपल आपने दिखाया वो कम वैल्यू की वस्तु दिखाई, ठीक है। पर बाहर जाकर आप ज्यादा वैल्यू की वस्तु बेच रहे हो, कम वैल्यू की वस्तु क्यों दिखाई? कि ताकि आपका टैक्स, आपको जो ड्यूटी है वो ना भरनी पड़े। बाहर जाके आप बेच रहे हो हायर वैल्यू की वस्तु, अगर ऐसा आप करते पकड़े गए तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर आपने कहा है कि तो वैल्यू ऑफ द वस्तु इटसेल्फ। दूसरा, आप कहते हो कि मैं केवल 10 वस्तुएं लाया हूँ, ठीक है। अब कदाचित वो सारा तो नहीं, वो तो सैंपल चेकिंग करते होंगे जैसे आज करते हैं तब भी, पर आप 10 की बजाय 20 वस्तुएं लेकर आए हो, कह रहे हो आप 10 ही वस्तु लाए हो, 10 ही वस्तु पे भर रहे हो, पर बेचते समय आप 20 का बेच रहे हो, अगेन आप ड्यूटी बचाने का काम कर रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको 8 गुना दंड भरना पड़ेगा अगर आप पकड़े गए, ठीक है। अगेन ऐसा लोग करते होंगे ना टैक्स सेविंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर सपोज आपने ऐसा किया कि अकृत शुल्कानाम शुल्कादश, ऐसी वस्तुएं जो कदाचित छुपकर ध्वज के से निकल गई, जिसका आपने टैक्स भरा ही नहीं, जो ड्यूटी है वो भरी ही नहीं, ठीक है, और वो पकड़े गए तो भी आपको दंड भरना पड़ेगा। इसके अलावा ये आगे आता है, बट आई जस्ट टेल इट रादर देन रीडिंग इट आउट, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। सपोज आपके पास अलग अलग वस्तु है, कुछ आइटम्स पे आपने टैक्स भरा, ड्यूटी भरी, कुछ आइटम्स फिर आपने साथ साथ उसके लगा दी, टैक्स वाली आइटम्स के साथ जिसपे आपने ड्यूटी भरी है उसमें मिक्स करके आपने जिसपे ड्यूटी नहीं भरी है वो भी मिक्स करके आपने निकलवा लिया, ठीक है, तो भी दैट इज नॉट अलाउड, यू हैव टू पे दंड ऑन इट। अथवा जैसे गोबर है या घास है, ऐसी वस्तु आप लेकर आए हो और आप उसका जो टैक्स है वो उस पर भर रहे हो, और उसमें छुपा के आप वस्तु लेकर आए हो, बेसिकली आप स्मगलिंग करने का प्रयत्न कर रहे हो, और ऐसी परिस्थिति में भी आप पकड़े गए तो आपको दंड देना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। और कितना दंड है वो सबका डिटेल्स है। बेसिकली 5-6 प्रकार की ये बताइए चाणक्य ने कि किस किस टाइप से लोग फ्रॉड कर सकते हैं। एक तो आप वैल्यू ही कम बताओ, दूसरा आप सैंपल कम वैल्यू वस्तु का दिखाओ, तीसरा आप आधे कुछ चीजों पे टैक्स भरो, कुछ कुछ छुपा के लेके जाओ, चौथा आप स्मगलिंग ही करके लेके जाओ, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से लोग टैक्स बचाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए जो ऑफिसर्स हैं, शुल्काध्यक्ष वाले तो ठीक है, परंतु और भी ऑफिसर, स्पाइस, चाणक्य कहते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसा कौन कर रहा है और ऐसे लोगों को पकड़वाना चाहिए। अच्छा, और ये करने में, ये फ्रॉड करने में अगर कोई अध्यक्ष स्वयं, कोई ऑफिसर स्वयं ही उसमें उलझा हो और उनको मदद कर रहा हो, जैसे हम जानते हैं ना कि ऑफिसर्स कॉम्प्लिसिट होते हैं उसमें, कस्टम ऑफिसर को आप पैसा दे दो आपका माल निकल जाएगा, जैसा आज भी होता है। तो अगर इस तरीके से
कोई अध्यक्ष या कोई ऑफिसर इसमें पकड़ा गया तो उस ऑफिसर को भी दंड देना पड़ेगा, 8 गुना दंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी प्रोविजन उन्होंने करके रखा है। अच्छा, तो कुछ वस्तुएं, जैसे आज भी कुछ वस्तुएं हैं वो टैक्स फ्री होती है, ड्यूटी फ्री होती है। तो कौन सी वस्तुएं ड्यूटी फ्री थी? तो वैवाहिकम, अन्वायनम, औपायनिकम, यज्ञ कृत्य, प्रसव नैमित्तिकम, देवैज चलो उपनयनम, गोदान वृत्ति दीक्षणा आदिषु क्रिया विशेषेषु भांडम अशुल्कम गच्छेत्। वैवाहिकम, जो शादी विवाह के प्रसंग के लिए जो वस्तुएं आई हो, बहू के साथ, जो ब्राइड के साथ, जो जिसकी शादी हुई है उसके साथ जो वस्तुएं आई हो उस पर आप टैक्स नहीं लगाओगे। यज्ञ के लिए, पूजा के लिए, उपनयन संस्कार के लिए, मुंडन संस्कार के लिए जो वस्तुएं आई है, गोदान के प्रसंग पर, रिचुअल्स के लिए, जो बेसिकली ऐसे जो रिचुअल्स के लिए दक्षिणा देने के लिए जो वस्तुएं हैं उस पर आप शुल्क नहीं लगाओगे। परंतु आप कहोगे कि ये चीज है वो इन वस्तुओं के लिए है, पर एक्चुअली किसी और चीज के लिए आप लेकर आए हो, है ना। तो झूठ बोल के मैं कहूँ कि अरे ये तो शादी की वस्तु है, पर एक्चुअली वो शादी की वस्तु नहीं है, मैं केवल झूठ बोल रही हूँ वो अपना ड्यूटी बचाने के लिए। तो उसको चोरी का दंड लगेगा, कि चोरी करने जैसा ही दंड उसे लगेगा। तो आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। या वो ड्यूटी फ्री है तो उस क्लासिफिकेशन में आप और भी लेके आओ, उसको उसमें खपा दो, ऐसा नहीं चलेगा। इवन देन यू आर लायबल टू पनिशमेंट, ठीक है। फिर श्लोक 28 जो है, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि जब वो गेट पे एंटर होते हैं तो टोल टैक्स होता है, तो वो उसकी बात करें कि अंतपालः सपाद पणिकाम वर्तनी गृहिणीयात् पण्यवहनस्य। पण्यवहन मतलब जिस वाहन पे सामान आया है, जो भी लोड आया है, रास्ते से आया है, आपके दरवाजे से अंदर आ रहा है, उस पे भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। कितना सामान है, कितना लोड है और किस वाहन से आया है, उस हिसाब से, ठीक है। और उस समय अगर आपको कोई कहे कि अरे मैं ये सामान लेकर आया था पर वो नष्ट हो गया है, या आते आते रास्ते में किसी ने उसे चोरी कर लिया है, तो वो अंतपाल का ये भी काम है कि वो आपको चोरी का माल वापस लाने में मदद करे। और उसी समय पे जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनका आप पेपर्स चेक करें और उन पे स्टैंपिंग लगाएं, ये भी उनका काम है। और फिर वो उनको शुल्काध्यक्ष के पास पहुंचा दें, ठीक है। तो ये जो बात मैं कह रही थी वो यहाँ पर आती है 28 से 32 श्लोक तक। फिर उसके आगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बीच बीच में राजा ने क्या करना चाहिए, टू डिसइंसेंटिवाइज, कि लोग चोरी ना करे, ड्यूटी इवेजन ना करे, और जो है वो सही से बताए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं चाणक्य कि ऐसे जो वाणिज्य, जो श्रेणीगण आए हैं, उनका जो कैरावैन है ना, वो ग्रुप में आएंगे, तो बीच बीच में आपके जो चार हैं, जो आपके गुप्तचर है, उनको उसमें आपने वाणिज्य के रूप में उनके साथ रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो उनके साथ वाणिज्य के रूप में आए हैं, ट्रेडर के रूप में आए हैं, तो उस कैरावान में क्या क्या वस्तुएं हैं, कौन कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब उस गुप्तचर को पता चलेगा। तो वो गुप्तचर ने, जब वो अंतपाल जो गेट पर आए, तब ये बात ना किसी तरीके से राजा तक पहुंचा देनी चाहिए। अच्छा, अब राजा ने क्या करना चाहिए, राजा ने जो शुल्काध्यक्ष है, वो शुल्काध्यक्ष को बताएंगे कि देखो मैं सब जानता हूँ कौन कहाँ पे है, तो तुम भी चोरी करने का प्रयत्न मत करना मुझसे, मैं सब जानता हूँ। ये जो अभी आ रहे हैं वैदेहिक, जो वाणिया लोग आ रहे हैं अभी, ये ट्रेडर्स जो आ रहे हैं, उनके पास इतना इतना सामान है, वो यहाँ से आया, मैं सब जानता हूँ, तो जितनी ड्यूटी है आपको कलेक्ट करनी है। तो अब जो अगर वो जो शुल्क ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसा है कि वो कुछ घालमेल करेंगे ट्रेडर्स के साथ या कुछ करप्शन करने का प्रयत्न करेंगे, तो उनको ध्यान है कि भाई राजा सब जानते हैं, उनके हर जगह आंखें हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो सामने वो ट्रेडर्स को बोलेगा कि आपके पास यही वस्तुएं हैं, मैं जानता हूँ, तो आप जो है वो बता दीजिए, छुपाने का प्रयत्न मत करिए। और जब एक के साथ ऐसा होगा तो बाकी जो देख रहे हैं, जो साक्षी हैं कि ये चल रहा है, वो अपने आप ही सच बोल देंगे।
तो इस तरीके से हम गुजराती में कहते हैं कि छमक नु देखाड़ो, बीच बीच में ऐसे राजा ने कुछ कुछ करते रहना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि भाई ध्यान सारा है, आई नो एवरीथिंग, आई एम एवरीवेयर, मेरी आंखें हर जगह है, तो आप मुझको डोंट बी ओवर स्मार्ट, डेढ़ शाणे बनने का प्रयत्न मुझसे मत करो, मैं सब जानता हूँ। तो बीच बीच में राजा ने ये करते रहना चाहिए, तो ये वो बताते हैं आगे। फिर इसी अध्याय का लास्ट श्लोक एंड इट फ्लोज देयर, 39वां, वो कहता है राष्ट्र पीड़ा करम, डिड आई मिस एनीथिंग हियर? नहीं, आई थिंक वो आगे है, ठीक है। राष्ट्र पीड़ा करम भांडम उच्छिद्यात अफलम चयत, जो राष्ट्र को पीड़ा करे ऐसा सामान हो, ठीक है, जो आपके लिए नहीं अच्छा हो, जैसे नशे की दवाएं वगैरह वगैरह आज के कॉन्टेक्स्ट में है ना, जो स्मगल होकर आता है, इंडिगो है या नशीली पदार्थ हैं, उस किस्म की दारू है जो आपको नुकसान कर सकते हैं, जो भी ऐसी सारी वस्तुएं जो राष्ट्र को पीड़ा करे, इसको आप मत आने दो, डोंट अलाउ, प्रोहिबिट देयर। परंतु महोपकार, जो वस्तुओं से आपको फायदा हो रहा हो, जो आपके लिए अच्छी हो, उनको क्या करो, उत शुल्कम, उन पर शुल्क भी ना लगाओ, उनको ड्यूटी फ्री बना दो, जो आपके लिए अच्छे हो। कुर्यात अबीजम तो कुर्यात बीजम तो दुर्लभम, ऐसे ऐसे बीज हो, ऐसे सीड्स हो, ऐसी वस्तुएं हो जो दुर्लभ हो, जो सुलभता से मिलती नहीं हो, उन वस्तुओं को आप निशुल्क कर सकते हो, बिना किसी ड्यूटी के कर सकते हो, ड्यूटी फ्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये अध्याय 21वां खत्म होता है। 22वां अध्याय है, वो भी थोड़ा बहुत शुल्क से ही रिलेटेड है, किन वस्तुओं पे क्या शुल्क लगेगा वगैरह वगैरह, बट आई थिंक ये हम अगली बार कर सकते हैं। एक्चुअली छोटा सा है, तो मे बी आई जस्ट फिनिश, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक दो चीजें इसमें इसमें ना अलग अलग वस्तुएं की, एक तो 3 प्रकार की वस्तुओं पर ड्यूटी लगती है। बाह्य, अभ्यंतरम, आतिथ्यम। आतिथ्यम मतलब जो अतिथि देश से आया है, बेसिकली जो इम्पोर्टेड है, फुल्ली इम्पोर्टेड। बाह्यम, बाह्यम मतलब आपके देश का परंतु नगर के बाहर का, इंट्रा कंट्री परंतु आपके नगर के बाहर से आया हो। और तीसरा है अभ्यंतरम, अभ्यंतरम मतलब आपके और आपके नगर में, ठीक है। तो सब में क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या टैक्स लगेगा, वो सब अलग अलग चीजें बताइए। एक चीज वो कहते हैं कि जहां पर उस वस्तु की का प्रोडक्शन हो रहा हो, जैसे ही से जाति भूमि शूच पण्या नाम अविक्रय, जहां पर वो वस्तु बन रही है, उग रही है, रादर जैसे फूल बगीचे में उग रहे हैं, फूल और फल बगीचे में उग रहे हैं, धन धान्य है जो खेत में उग रहा है, आप वहां के वहां उसे नहीं बेच सकते, आप वहां के वहां बेचोगे उसे तो आपको दंड मिलेगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है कि अगर आप वहां के वहां बेच दोगे तो राजा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो पता कर सके कितना है कितना नहीं है, कितने पे ड्यूटी लेना है। दैट कैन ओनली हैपन अगर आप एक जगह से माल को दूसरी जगह बिक्री के लिए ले जा सकते हो। तो यू हैव टू मेक दैट मूवमेंट हैपन, यू नीड टू टेक इट टू द राइट मार्केट प्लेस, जो आपन विपणन जो भी है वहां पर आप लेकर जाओगे, जहां पर आपकी माल को देखेंगे, उसका मूल पता चलेगा वगैरह वगैरह, आप बेच सके। तो ये एक कंडीशन उसमें थी कि आप जहां पे उगा रहे हो वहीं पे बेच नहीं सकते, ठीक है। टू मेक अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस इटसेल्फ, हाँ, ये हर जगह आपको एक्सेसिबल भी बना सके उस वस्तु को, इसका भी कारण है। सही है आभा जी। फिर दूसरा वो कह रहे हैं यहाँ पर, वो कहाँ था, सॉरी मैं भूल गई। एक बात उन्होंने कही है कि कौन सी वस्तुएं प्रोहिबिटेड है, कौन सी, हाँ सॉरी, ठीक है, ये ऊपर की इसमें ही आता है चैप्टर में, कि कुछ कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्ट उसका एक्सपोर्ट इज प्रोहिबिटेड बट यू कैन इम्पोर्ट इट ड्यूटी फ्री। ऐसी कौन सी वस्तु है? तो उसके लिए वो कहते हैं शस्त्र, वर्म, कवच, लोह, रथ, रत्न, धान्य, पशुनाम अन्यतम निर्वाह्य अनिर्वाह्य। शस्त्र, कवच, लोह बेसिकली मेटल्स वगैरह,
रथ रत्न धान्य पशु, ये जो सारे हैं ये राजा के ये विदाउट स्पेसिफिक परमिशन बेसिकली आप नहीं लेकर जा सकते बाहर. यू कैन नॉट एक्सपोर्ट सम ऑफ दिस अनलेस एंड अनटिल आपके पास सही से आपने परमिशन वगैरह लिया, अदरवाइज यू कांट. परंतु अगर आप ये देश के अंदर लेकर आ रहे हो तो आपको देश के अंदर लाने से पहले ही उसका ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए ताकि आपको उसकी ड्यूटी ना भरनी पड़े. खरीदने वाले कौन होंगे? आपके राष्ट्र के अंदर के लोग होंगे या राजा स्वयं होंगे. ठीक है, तो तभी भी कुछ कुछ वस्तुएं एक्सपोर्ट उनका प्रोहिबिटेड होता था जो शायद राष्ट्र के लिए उपयोगी हो या जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज हो, जो लोगों को बाहर पता नहीं चलना चाहिए या जो भी ऐसा कुछ होगा. So there were certain things which were prohibited like that. और हाँ, तो ये हो गया. फिर लास्ट में चाणक्य बीइंग चाणक्य, पेज नंबर कौन सा है ये? बेसिकली 22वें चैप्टर का जो लास्ट का श्लोक है वो इट सेज अतो नव पुराणानाम देश जाति चरित्रतः पण्यानां स्थापये शुल्कम अत्ययम च अपकारे. ये सब मैं बता रहा हूँ कि इस पे इतना टैक्स रखेगा, ये रूल होना चाहिए, फलाना अलाउ होना चाहिए, ये फलाना नहीं अलाउ होना चाहिए वगैरह वगैरह. पर इवेंचुअली क्या होना चाहिए, क्या नया है क्या पुराना है, आप कौन से देश से हो, वहां का चरित्र कैसा है, वहां की परिस्थिति कैसी है, देश काल समय क्या है, कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, कौन सी नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब देख कर आप वस्तुओं पर जो ड्यूटी है वो निर्धारित करें और जो आपकी बात न माने उसको आप दंड दीजिए. ये सब आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स. इवेंचुअली जो आपके देश के लिए सही हो, देश की परिस्थिति के लिए सही हो, वो आप करिए. ट्रीट दिस एज गाइडिंग प्रिंसिपल. ही डजंट से, मैं लास्ट का जो कह रही हूँ वो बोलते नहीं है, पर इवेंचुअली वो काव्यार्थ आ जाता है कि इसको ये पत्थर में लिखी हुई लकीर नहीं है जो आप पार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. ये केवल अंदाजा देने के लिए कि ऐसा ऐसे जनरल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होना चाहिए. दैट्स इट. एंड ही एंड्स कस्टम ड्यूटी का चैप्टर. आगे फिर और अध्यक्षों के रूल्स है जो हम अगली बार देखेंगे. तो बिफोर आई क्लोज 5 मिनट, किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, अवश्य कहिए. अमित जी, एक बहुत कोइंसिडेंस है, आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमने ऑटोमेटिकली फेसबुक के वीडियोस आ गए एंड देयर वर 3 वीडियोस ऑल डेल्ट विद, आपको पता है कि नहीं, ये जो कस्टम वाले अपना जो चेकिंग करते हैं तो कनाडा का, इंग्लैंड का, एंड देयर वर पीपल ब्रिंगिंग इन चीप सिगरेट्स. एक बंदी ने तो लैपटॉप खोल के उसके अंदर फॉइल में लपेट के कोकेन डालकर लाई थी. तो आई वाज लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस कि अभी यही आया कि लोग किस किस तरह से धोखा करते हैं. यू नो, बच्चे के स्टोरर में डाल के, दूध के बॉटल्स में डाल के. I remember when I came in 92 I came here, 91 I came here. तो हमारे पास कुछ सामान नहीं था, हमें वो लेकर गए. थोड़े से चॉकलेट्स थे बिकॉज माय फैमिली स्टेज हियर. उस टाइम बच्चे भी 4, 5, 6 साल के थे. तो हम नाइजीरिया से क्या लाते सोच के अमेरिकन चॉकलेट्स नाइजीरिया से यहाँ उठा के लेकर आए कि चलो बच्चे बोलेंगे ताई जी आइए क्या लाइए. तो उन लोग ने हमें रोक लिया एंड दे सेड वी आर गोइंग टू डू अ स्ट्रिप सर्च. आई सेड व्हाई, व्हाट हैव आई डन? कहते नो दिस इज, क्योंकि जब बैग खोला उसमें चॉकलेट्स थे. तो कहने लगे हमें क्यों करें? नहीं, दिस इज वी पिक अ रैंडम नंबर एवरी डे एंड एवरी पर्सन जो उस लाइक we'll pick a number 49 so or 129, so every 129th person gets strip search. तो हमने कहा ये चॉकलेट देखकर कर रहे हो क्या या हमारे कपड़े देखकर कर रहे हो? बट इट वाज रियली वियर्ड कि ये लोग अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ करते हैं. अब तो हम आते हैं तो बोलते हो कमिंग फ्रॉम इंडिया, आर यू गेटिंग मैंगोज? दैट्स ऑल दे आस्क. इफ यू आर नॉट गेटिंग मैंगोज यू कैन गो इन. बट इट वाज वेरी जी नहीं पीपल हैव बीन तरीके से है ना, मतलब लोग अपना पेट वेट पे सिलाकर सर्जरी कराकर वो कोकेन वगैरह डालते हैं. आई नो, swallow करके एग्जैक्टली. लेटेक्स उसमें कॉन्डम्स में swallow करके वो भी दिखाया था इन्होंने. दे डिड द एक्सरे एंड दे सेड उसको अंदर बिठा के रखा. आई सेड दिस इज क्रेजी.
इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉलेज लैंग्वेज में बोलते हैं, दिस इज batshit crazy. ठीक है, तो 6:15 हो गया, तो वी क्लोज एंड नोबडी एल्स वांट्स टू एनीथिंग, तो कोई बात नहीं, अगले सेशन में मिलते हैं.